हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बायोबाइट्स। और हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं हमारे रैपिड रिवीजन का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड के लिए ये रिवीजन सीरीज़ है। सारे चैप्टर्स के रिवीजन के लिए हम लोग रैपिड रिवीजन फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। हम बहुत डेप्थ में नहीं जा पाएंगे टॉपिक्स की, क्योंकि मैं फटाफट 30 मिनट में हर चैप्टर के रिवीजन को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपका कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर छूटने नहीं पाएगा और हम लोग जल्दी से सारे टॉपिक्स का एक रैपिड रिवीजन, फटाफट रिवीजन यहाँ पर करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिए और अपने बुक्स को, अपनी कॉपीज़ को साथ में लेकर के बैठिए, ताकि आपको कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो जो आपसे मिस हो जाए और आपसे छूट जाए। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जैसा कि नाम यहाँ पर अपने आप इंडिकेट कर रहा है कि ये एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, यानी कि यहाँ पर हमको मेल और फीमेल दोनों ही गैमीट्स देखने को मिलने वाले हैं। प्लस दूसरा पॉइंट इस चैप्टर के नाम में अपने आप आ जाता है, दैट इज़ फ्लावरिंग प्लांट्स। और जैसे ही फ्लावरिंग प्लांट्स वर्ड हमारे सामने आ जाए, हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि हम जिन प्लांट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं वो बिलोंग करते हैं एंजियोस्पर्म्स को। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमको इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो पढ़ने के लिए मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमको टॉपिक यहाँ पर देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि हमें पता चलता है कि एक प्लांट अपनी लाइफ में दो अलग अलग फेज से होकर के गुजरता है, और उन दोनों फेज़ का जो नाम है वो है स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। ये जो स्पोरोफाइट फेज़ है प्लांट्स की, ये एक डिप्लॉइड फेज़ है, यानी कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स पेयर में होंगे। और जो गैमेटोफाइट फेज़ है वो एक हैप्लॉइड फेज़ है, यानी कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स पेयर में नहीं होंगे। इसीलिए हम स्पोरोफाइट को डिप्लॉइड जनरेशन और गैमेटोफाइट को हैप्लॉइड जनरेशन भी कहते हैं। मेरी एक बात को यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो एंजियोस्पर्म ग्रुप हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर जो मेन प्लांट बॉडी है, कभी कभी एक नंबर में पूछ लेते हैं, जो मेन प्लांट बॉडी है वो 2n फेज़ है या डिप्लॉइड फेज़ है या स्पोरोफाइट फेज़ है। तो इस पॉइंट को आप लोग हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे। चलिए फटाफट से हम लोग आगे वाले टॉपिक पर चलते हैं और देखते हैं कि हमको इसके बाद में क्या पढ़ने को मिल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ने को मिल रहा है वो है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की डेफिनेशन को फटाफट से समझते हैं, सुनिएगा। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस मीन्स दैट प्लांट्स ऑल्टरनेट बिटवीन टू डिफरेंट लाइफ स्टेजेस और जनरेशंस इन देयर लाइफ साइकिल। जैसा कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि हमारे पास एक प्लांट की लाइफ साइकिल में दो फेज़ हैं। एक डिप्लॉइड फेज़ है जिसको हमने स्पोरोफाइट कहा है, एक हैप्लॉइड फेज़ है जिसको हम लोगों ने गैमेटोफाइट कहा है। तो होता ये है कि ये दोनों ही जनरेशंस एक के बाद एक करके आती रहती हैं, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर हम लोग सीधे तौर पर देख सकते हैं कि ये दोनों पीढ़ियाँ या ये दोनों जनरेशन्स एक दूसरे के साथ में ऑल्टरनेट कर रही हैं। अगर आप लोग डायग्राम में देख पा रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा ये दोनों जनरेशन्स एक दूसरे को ऑल्टरनेट कर रही हैं, और यही प्रोसेस कहा जाता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ देखिए आगे मैंने मेंशन किया हुआ है कि हैप्लॉइड स्टेज इज कॉल्ड गैमेटोफाइट एंड डिप्लॉइड स्टेज इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं इस टॉपिक में से, तो आप लोग बस इस टॉपिक को फटाफट एक बार समझ लीजिएगा और आप लोगों को इस बात का आइडिया लग जाएगा कि गैमेटोफाइट जनरेशन क्या है और स्पोरोफाइट जनरेशन क्या है। उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स। स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स, बेसिकली यहाँ पर हम एक बहुत ही छोटे से नट शेल में ये देखेंगे कि एक प्लांट की जो लाइफ साइकिल है उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और हम उन सारे स्टेप्स के बारे में बस एक एक दो लाइनों को ही जानेंगे यहाँ पर, ताकि हमको आगे आने वाले सभी टॉपिक्स के बारे में पहले से ही एक छोटा सा आइडिया लग जाए। इसलिए फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 1, जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, माइक्रो मीन्स छोटे, स्पोरो मीन्स स्पोर, एंड जेनेसिस मीन्स बनना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर
हमारे प्लांट के अंदर फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वहाँ पर बनेंगे हमारे पॉलेंस या पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस को ही कहा जाएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, इस बात को आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इसको हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स के बनने की प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाएगा। चलिए फटाफट से दूसरे टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस में हम लोग इसके एक और स्टेप आगे चले जाएंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो माइक्रोस्पोर्स बने थे उसमें जो पॉलन ग्रेन बने हैं, इन पॉलन ग्रेन्स से मेल गैमीट किस तरह से बन करके तैयार हो रहा है, और यही प्रोसेस कहा जाएगा माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। माइक्रो मीन्स छोटे, गैमीट मीन्स रिप्रोडक्टिव सेल्स। सो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स जो बन के तैयार हो रही हैं वो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कही जाएंगी। चलिए फटाफट हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। ये सब एक एक नंबर की डेफिनेशंस हैं, ध्यान से बस इनको समझते रहिए। अगर एक एक बार आप इन सभी डेफिनेशंस को बस समझ लेंगे तो आप लोगों के लिए डेफिनेशंस को लिखना और आगे चीज़ों को समझ पाना बहुत ईजी हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 आ रहा है हमारा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन तो बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत छोटी क्लास से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। जो हमारे पॉलन ग्रेन्स बन करके तैयार हुए हैं उनका एंथर से निकल करके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे स्टिग्मा तक पहुंचना, यही पॉलिनेशन कहा जाता है। तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर ऑन द स्टिग्मा, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। सो देयर वाज अ पॉलन ग्रेन ऑन एंथर एंड इट इज ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा एंड दिस process is known as pollination and it is very essential for fertilization। क्योंकि अगर पॉलन ग्रेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचेगा ही नहीं तो वो मेल रिप्रोडक्टिव सेल से मिलेगा भी नहीं और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सो पॉलिनेशन इज अ मस्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सामने आ रहा है वो है मेगा स्पोरोजेनेसिस। जैसे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था वैसे ही मेगा स्पोरोजेनेसिस एक टॉपिक है। नाम से ही पता चल रहा है, मेगा मीन्स बड़ा, स्पोर एंड जेनेसिस मीन्स होता है बनाया जाना। सो मेगा स्पोरोजेनेसिस में जो लार्जर रिप्रोडक्टिव सेल है यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है उसका फॉर्मेशन यहाँ पर हमको करते हुए दिखाया जाएगा और हम इसको सीखेंगे। और जैसे ही मेगा स्पोर मदर सेल्स बन जाएंगी जो कि मेगा स्पोर्स को बनाने वाली हैं बाय मायोसिस, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे मेगा गैमेटोजेनेसिस। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सिंपली आपको देखना है, पहले जब आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे तब आप माइक्रो टर्म का इस्तेमाल कर रहे थे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, क्योंकि ये साइज में छोटे हैं। और जब आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल की बात करेंगे तब आप बात करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस की, क्योंकि ये साइज़ में बड़े हैं। तो ये कंपैरेटिवली साइज दिया गया है यहाँ पर, मेगा मीन्स बड़े और माइक्रो मीन्स छोटे। चलिए फटाफट हम लोग अगली स्टेजेस के बारे में जानते हैं। देखिए हम लोगों ने यहाँ तक जो स्टेजेस पढ़ी हैं उसमें हम लोगों ने मेल और फीमेल गैमीट बनाना सीख लिया है। ये गैमीट यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा गैमेटोजेनेसिस, और हमने उसके बाद में एक और प्रोसेस सीख लिया जो कि था पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हो चुका है यानी कि पॉलन ग्रेन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टिग्मा तक पहुंच चुका है, और इसके बाद में नया प्रोसेस होगा जहां पर हम मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न करवाएंगे और ये फ्यूज़न ही कहा जाएगा फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन बहुत ही ईजी है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल और गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये सबसे मेन बात है कि यहाँ पर फ्यूज़न होगा मेल और फीमेल गैमीट का, और इससे क्या होगा कि नए कैरेक्टर्स का इंक्लूजन होगा नेक्स्ट जनरेशन में। ओके, और सबसे लास्ट पॉइंट जो आता है दैट इज एम्ब्रियोजेनी। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन से जाइगोट और जाइगोट से डेवलप होगा एम्ब्रियो।
एम्ब्रियोजेनी मीन्स एम्ब्रियो की जेनेसिस, एम्ब्रियो का बनना। सो बहुत मेरे हिसाब से इजी टॉपिक्स हैं। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न है, आप वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सा पीछे करिए और दोबारा से इन सभी टॉपिक्स को एक बार फिर से देख लीजिए। फटाफट रिवीजन आपका हो जाएगा। बहुत क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं, बहुत डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपका टाइम वेस्ट हो। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि टॉपिक्स आपको क्लियर हैं, आपने साल भर बहुत अच्छी पढ़ाई करी है और बस फटाफट रिवीजन करिए और फटाफट सारे के सारे चैप्टर्स को आप कवर करते हुए चले जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सामने आ रहा है दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। अगर हम लोग फ्लावर के स्ट्रक्चर को यहाँ पर ठीक से देखते हैं तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि एक फ्लावर में एक्चुअली जो पार्ट्स हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। पहली जो कैटेगरी है वो है एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और जो दूसरी कैटेगरी है वो है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो पहले हम लोग इस बात का मतलब समझ लेते हैं कि एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो वो पार्ट्स जो हेल्प करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन में या रिप्रोडक्शन में, वो हमारे एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। और वो पार्ट्स जो गैमीट फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहे हैं वो हैं हमारे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। जो हेल्प कर रहे हैं, जो पॉलिनेशन कराने में हेल्प करेंगे या प्रोटेक्शन देने में हेल्प करेंगे, वो कहे जाएंगे एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और जो एक्चुअली गैमीट फॉर्मेशन में पार्ट ले रहे हैं उनको हम लोग कहेंगे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो एक टिपिकल अगर आप डायग्राम को देखेंगे फ्लावर के तो आपको वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। आपको एक पेडंकल देखने को मिलता है, ये स्टेम का वो पार्ट है जहाँ पे फ्लावर अटैच होने वाला है। एक रिसेप्टेकल है जहाँ पे फ्लावर के सभी वॉल्स आकर के अटैच हो रहे हैं। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है जो कि ग्रीन कलर की आपको किसी भी फ्लावर में दिखाई पड़ती है वो सेपल है। सेपल इज़ अ यूनिट। सारे सेपल्स को अगर हम मिक्स कर देंगे तो हम इसको कैलिक्स बोलते हैं। पूरी वर्ल्ड का नाम कैलिक्स है। उसके बाद में हमको कलरफुल जो दिखाई पड़ते हैं स्ट्रक्चर किसी भी फूल में वो पेटल्स हैं। इनका कलेक्टिव अगर हम नाम बताएंगे तो वो है कोरोला। उसके बाद में हमको यहाँ पर देखिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने को मिल रहे हैं दैट इज़ स्टेमेन, और स्टेमेन के अंदर एंथर एंड फिलामेंट। और उसी तरह से यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लिखे हुए हैं जो कि पिस्टिल या गायनोशियम है और इसके 3 पार्ट हैं। स्टिग्मा जहाँ पर पॉलन ग्रेन पहुँचेगा पॉलिनेशन के समय, स्टाइल, और थर्ड पार्ट है ओवरी जहाँ पर एक्चुअल फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन और एम्ब्रियोजेनी होने वाली है। तो ये वाले पार्ट हमको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। फटाफट से हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारी आगे की थ्योरी में हमें और क्या पढ़ना है। तो जो क्लासिफिकेशन मैं आपको अभी पढ़ा रहा था वही क्लासिफिकेशन आपको आगे फिर से देखने को मिलता है, जहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि एक फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो हमें फ्लावर के पार्ट देखने को मिलते हैं एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कैलिक्स है जो कि प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करेगा, कोरोला है जो कि इंसेक्ट्स को या एनिमल्स को अट्रैक्ट करेगा और हेल्प करेगा पॉलिनेशन में, एंड्रोशियम है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, और गायनोशियम है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी फ्लावर का। इसके अलावा उस डायग्राम में हम लोगों ने जो बाकी के सारे स्ट्रक्चर्स देखे थे उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। एक एक करके मैं उन सभी के बारे में आपको एक एक लाइन बताऊंगा, बस फटाफट से आप उसको समझते जाइए और फटाफट उसको ग्रैस्प करिए। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है पेडिसिल। इसमें हम स्टेम के उस पार्ट को हम लोग कंसिडर करते हैं जहाँ पर फ्लावर उस स्टेम से या ब्रांच से जुड़ा हुआ है। पॉइंट नंबर 2 जो कि हमारा रेसेप्टेकल या थैलेमस है, ये वो वाला पार्ट है जिसके ऊपर फ्लावर के बाकी के सभी पार्ट्स अटैच हो रहे हैं आकर के। कैलिक्स आउटर मोस्ट लेयर है जो कि ग्रीन कलर की है और इसका काम जो होता है वो होता है प्रोटेक्शन देना, और इसकी यूनिट्स को हम कहते हैं सेपल, जैसा कि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम में देख रहे थे। उसके बाद में कोरोला आता है। ये कलरफुल पार्ट हो सकता है, इसका काम है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना। कई बार ये हमें वाइट कलर का भी देखने को मिल सकता है। ये बेसिकली पॉलिनेशन में हेल्प करेगा और इसकी जो यूनिट है वो होती है पेटल। नेक्स्ट पार्ट आता है पेरियंथ।
कुछ फ्लावर्स में हम लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, हम ये बात नहीं समझ पाएंगे कि हम सेपल देख रहे हैं या पेटल देख रहे हैं, या इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हम कैलिक्स देख रहे हैं या कोरोला देख रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में हम साइंटिस्ट ना बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमने ना एक नया नाम ईजाद कर दिया जिसका नाम है पेरियंथ। सो पेरियंथ इज just nothing new. Perianth is simply a case where calyx and corolla cannot be differentiated. It is as simple as that. That's it. और इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि पेरियंथ की जो यूनिट होती है उसको हम लोग टेपल कहते हैं। एक मार्क के ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैलिक्स, इट्स सेपल, what is the unit of corolla, its petal, and what is the unit of perianth, it is tepal. Now next part is androecium. Androecium is the male reproductive part of flower and अगर हम androecium को देखेंगे तो androecium के जो units होते हैं that is stamen, ठीक है, और ये जो stamen है, stamen में basically हमको 3 parts देखने को मिलते हैं, लेकिन थर्ड पार्ट एक छोटा सा पार्ट है दैट इज़ कनेक्टिव, वो आपको डायग्राम में वहाँ पर नहीं दिख रहा था। तो जो 2 मेजर पार्ट हमको दिखाई पड़ रहे थे अभी डायग्राम में, उन दोनों पार्ट्स का मैं नाम आपको बता दे रहा हूँ, दैट इज़ एंथर एंड फिलामेंट। सो स्टेमेन के 2 पार्ट हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, एंथर एंड फिलामेंट। थर्ड पार्ट जो हमें नहीं दिख रहा था दैट इज़ कनेक्टिव। सो स्टेमेन के 3 पार्ट हो गए, एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव। फटाफट से हम लोग गायनोशियम पे आ जाते हैं और देखते हैं कि गायनोशियम जो हमारा है उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, तो जो हमारा गायनोशियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये सबसे अंदर की साइड में होगा। इसकी सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की जाएगी क्योंकि फर्टिलाइजेशन भी यहीं पर होने वाला है, जाइगोट फॉर्मेशन भी यहीं पर होने वाला है, और एम्ब्रियोजेनी का जो प्रोसेस है वो भी यहीं पर होने वाला है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होने वाली है। जिस तरह से हम लोगों ने देखा था एंड्रोशियम की यूनिट स्टेमेन है, उसी तरह से अगर हम गायनोशियम की यूनिट देखेंगे तो जो गायनोशियम की यूनिट है उसको हम लोग कहते हैं कार्पेल या स्टिल। कार्पेल या स्टिल, और इसके भी 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो आप लोग याद रखेंगे स्टेमेन के जो 3 पार्ट हैं वो हैं एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव, जैसे कि AFC शॉर्टकट है, याद रखेंगे। और उसी तरह से जो गायनोशियम है उसके लिए जो 3 पार्ट्स हैं वो हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, चलिए हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ये जो हम लोगों ने नाम पढ़े हैं, ये नामों को याद करना तो बहुत आसान है, लेकिन बॉटनी और बायोलॉजी अगर इतनी आसान हो जाएगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो थोड़े से मज़े के लिए हम इन नामों को थोड़ा सा कठिन करते हैं और बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी की तरफ हम लोग चलते हैं। और फटाफट से हम लोग यहाँ पर ये देख लेंगे कि बायोलॉजी की अगर टर्मिनोलॉजी आ जाती है तो फिर इन्हीं चीज़ों का जो दूसरा नाम है वो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखने की ज़रूरत है कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आपने अभी अभी पढ़े थे, जैसे कि स्टेमेन, एंथर, पॉलन ग्रेन, कार्पेल, ओव्यूल, ये जो सारे नाम पढ़ रहे हो, अगर इनको टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे तो बॉटनी की जो लैंग्वेज है प्रॉपर कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो हम किस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, सो मैं इस चीज़ को बताने से पहले आपको फटाफट एक छोटी सी ट्रिक बता दे रहा हूँ। अगर कभी आपको फिल टर्म बॉटनी में या बायोलॉजी में मिल जाए, सो इट रिप्रेजेंट्स अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अगर कभी आपको स्पोरेंजियम स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है टर्म, तो इट्स अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। इस बात को आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो फटाफट हम लोग अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे सामने जो टर्मिनोलॉजी आने वाली है वो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में देख रहे हैं। सबसे पहला टर्म आ रहा है स्टेमेन, और स्टेमेन को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। जैसा कि नाम बता रहा है, माइक्रो मीन्स छोटे, स्पोर और फिल मतलब अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे छोटे छोटे स्पोर्स या माइक्रो स्पोर्स लगे हैं। और चूँकि छोटे स्पोर्स या माइक्रो स्पोर्स मेल स्पोर्स की बात हो रही है, तो आप लोग ध्यान दीजिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में माइक्रोस्पोरोफिल का जिक्र किया गया है। उसी तरह से जो एंथर है उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल किया गया है वो माइक्रोस्पोरेंजियम है।
सेम कॉन्सेप्ट पर अगर हम चलते हैं तो हम इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं, माइक्रो प्लस स्पोर प्लस एंजियम, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी एक ऐसा सैक लाइक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसमें माइक्रोस्पोर्स मौजूद हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे आने वाले डायग्राम्स में हमको ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। थर्ड पॉइंट हमारा है पॉलन ग्रेन, जो कि हमारा माइक्रोस्पोर है। और लास्ट पॉइंट है हमारा जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन। जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन को ही हम लोग कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो उनको लगता है पॉलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट, लेकिन नहीं, पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट से पहले आने वाली स्ट्रक्चर है। मेल गैमेटोफाइट हम उसको तब बोलेंगे जब हमारा पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर जाए। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन अभी आगे आने वाला है, तब हम लोग इस टॉपिक को फटाफट से देखेंगे और पूरे टॉपिक को फिर से एक बार समझने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरह से हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के रिप्रेजेंटेशंस को देखा है, बिल्कुल उसी तरह से अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का। वहाँ पर कार्पेल को हम बोलेंगे मेगास्पोरोफिल, ओव्यूल को हम बोलेंगे मेगास्पोरेंजियम, एम्ब्रियो सैक को हम बोलेंगे फीमेल गैमेटोफाइट और एग को हम बोलेंगे फीमेल गैमीट। तो हम लोग इस तरह से इसको कंपेयर भी कर सकते हैं कि जो हमारा स्टेमेन है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के कार्पेल से। हमारा जो एंथर है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ओव्यूल से। हमारा जो पॉलन ग्रेन है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं एग से। और हमारा जो जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं एम्ब्रियो सैक के साथ। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। तो ये दोनों हैं स्पोरोफिल, ये दोनों हैं स्पोरेंजियम, ये दोनों हमारे हैं स्पोर, और ये दोनों हमारे हैं गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। इस कंपैरिजन को एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके फिर से देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों के दिमाग में ये बात अच्छे से बैठ जाए और आप इस कंपैरिजन को अच्छे से समझ सकें। चलिए फटाफट हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमें और कौन सा टॉपिक यहाँ पर पढ़ने को मिलने वाला है। तो हमारे सामने अब एंड्रोशियम का एक प्रॉपर डायग्राम यहाँ पर सामने हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे एक एंड्रोशियम में जो हमारा जो स्टेमेन है, उस स्टेमेन में हमको देखने को मिल रहे हैं पार्ट्स एंथर और फिलामेंट। कनेक्टिव हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, कनेक्टिव यहाँ पर है, इसलिए हमको ये डायग्राम में कनेक्टिव देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसको अगर आप डायग्राम को ठीक से देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो डायग्राम देखने के लिए मिल रहा है, ये है हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम का, ये हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम का डायग्राम है। और माइक्रोस्पोरेंजियम के डायग्राम को अगर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे तो हमको आगे का ये डायग्राम देखने को मिलता है, जहाँ पे हम लोगों को 1, 2, 3 और 4 चैम्बर्स देखने को मिल रहे हैं। अगर हम लोगों को ये हमसे अगर कोई पूछता है कि किस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है और किस तरह से यहाँ पर हमारे पास में पॉलन ग्रेन्स बन करके तैयार हो रहे हैं, तो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये जो लोब लाइक स्ट्रक्चर की जो 4 लोब 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे देखिए अगर आप 4 लोब जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये चारों लोब आने से पहले इसका स्ट्रक्चर जो रहा होगा वो राउंड रहा होगा, और कुछ सेल्स ऐसी होंगी जिन्होंने इतना डिवीज़न करना शुरू कर दिया कि क्लियर कट 4 हमको लूप्स यहाँ पर हम साफ देखने को मिलने लगते हैं। अब हम फिर इसके डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसमें स्टार्टिंग की फेज़ में सभी सेल्स जो होंगी वो एक जैसी होंगी, लेकिन थोड़े टाइम बाद में जो कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स आउट ग्रोथ करना शुरू कर देंगी और इस तरह से 4 चैम्बर बन जाएंगे। और हर चैम्बर में एक ही जैसा प्रोसेस है जो रिपीट होने वाला है, तो इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। और इसके बाद में क्या होगा, इसमें जैसे कुछ सेल्स होंगी जो ज़्यादा न्यूट्रिशन गेन करके, ज़्यादा खा पी करके मोटी हो जाएंगी और बड़ी हो जाएंगी, जिनका साइटोप्लाज्म बाकी की जो सेल्स हैं उनके कंपैरिजन में डेंस हो जाएगा, उनका न्यूक्लियस भी बाकी सेल्स के कंपैरिजन में बड़ा हो जाएगा, और
उन सेल्स को हम आर्केस्पोरियल सेल बोलेंगे। ये जो आर्केस्पोरियल सेल्स हैं, ये आर्केस्पोरियल सेल्स फिर से करेंगी माइटोसिस और ये 2 सेल्स बना करके तैयार कर देंगे। ये जो 2 सेल्स बन के तैयार हो रही हैं, ये एक सेल अंदर के साइड बनेगी, एक सेल बाहर के साइड बनेगी। जैसे अगर आप अपने डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये एक राउंड स्ट्रक्चर है, तो राउंड स्ट्रक्चर में एक सेल आपकी अंदर के साइड बनेगी, एक सेल आपकी बाहर के साइड यहाँ पर इस तरह से बनेगी। तो आपको 2 लेयर्स में सेल्स यहाँ पर दिखाई पड़नी शुरू हो जाएंगी। तो जो चूँकि 2 लेयर्स बन रही हैं, ये एक आउटर साइड, एक इनर साइड, सो इतना क्लियर कट डिमार्केशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इन दोनों का कुछ अलग नाम होगा। तो इन दोनों के जो अलग नाम हैं वो नाम सुन लीजिए। जो सेल आउटर साइड यानी एपिडर्मिस की तरफ बन रही है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी पैराइटल सेल, और जो इनर साइड पे हमारी सेल बन करके तैयार हो रही है उस सेल को हम बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। और इस तरह से हमारे पास सेल की 2 लेयर्स बन करके तैयार हो चुकी हैं। अब प्राइमरी पैराइटल सेल जो आपके पास में है, ये एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल दोनों तरह के डिविजन्स करेगी। क्लाइनल और पेरिक्लाइनल, इस तरह के डिवीज़न करने की वजह से होगा ये कि अब हमारे पास चारों तरफ बाउंड्री पे सेल के 3 से 4 लेयर्स बन करके तैयार हो जाएंगे, जो इवेंचुअली हमें प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करने वाले हैं। और जो नेक्स्ट जो अंदर की जो हमारी जो सेल है, जिसको हम लोगों ने बोला है प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल, वहाँ पर वो जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल है, ये प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल ही अब आगे चल करके सेल डिवीज़न करने वाली है। और ये प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल अब जब डिवीज़न करेगी तो ये स्पोर्स बनाने वाली है। प्लस इसमें जो एंटीक्लाइनर और पेरिक्लाइनर करने के बाद में जो ये इनर साइड में जो लेयर आएगी ना सेल्स की, वो जो सबसे नियरेस्ट है हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की, सबसे पास में जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के पास में होने वाली है लेयर, उस लेयर का नाम हम रखेंगे टैपेटम, जिसका काम है यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं इनको न्यूट्रिशन देना। ठीक है, बस इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट में ही नहीं है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। सिंपली आप इस बात को बहुत आसानी के साथ में समझ सकते हैं। तो अगर हम इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलता है कि अगर हम एक माइक्रोस्पोरेंजियम के डायग्राम को ठीक से देखें तो हमें जो लेयर्स दिखाई पड़ती हैं वो लेयर्स है सबसे बाहर की तरफ हमारी एपिडर्मिस, सबसे बाहर की तरफ में है हमारी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है लेयर, उसके नीचे हमारी जो लेयर मिलेगी वो मिलेगी हमको एंडोथेसियम, जो कि ये लिखी हुई है, देखिए एंडोथेसियम। एपिडर्मिस के ठीक नीचे वाली लेयर है ये हमारी एंडोथेसियम। एंडोथेसियम के बाद में हमको कई सारी लेयर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी और इन कई सारी लेयर्स को हम लोग मिडिल लेयर्स बोलेंगे। बीच की लेयर्स हैं, कई सारी लेयर्स हैं। और उसके बाद जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है जो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से ठीक एडजेसेंट अटैच्ड है, उसको हम बोलेंगे टैपेटम। और टैपेटम का काम है न्यूट्रिशन देना। और सबसे लास्ट में हमको मिलेगा पॉलन चैम्बर, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स भरे हुए होंगे और ये पॉलन ग्रेन्स ही आगे चल करके फर्टिलाइजेशन में हमको हेल्प करने वाले हैं। तो जो पॉलन ग्रेन मदर सेल हमारे पास बन करके तैयार हो रही है, ये पॉलन ग्रेन मदर सेल अब करेगी मायोसिस। और मायोसिस करने के बाद में ये एक पॉलन ग्रेन मदर सेल 4 हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन्स बनाएगी। अब ये जो 4 हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन्स बन करके तैयार हो रहे हैं, ये 4 के चारों पॉलन ग्रेन्स जो बन के तैयार हुए हैं, इनको अरेंज करने का मेथड है। आप लोगों से शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे ये पॉलन ग्रेन्स अरेंज हो सकते हैं, तो उनका नाम आप जान लीजिए। आपके पास डायग्राम बुक में होगा, बहुत ईजी है, इसको देख लीजिएगा। टेट्राहेड्रल, कुछ ऐसा डायग्राम इसका बन करके तैयार होगा जिसमें आपको सामने से 3 सेल्स दिखाई पड़ रही हैं,
पीछे वाली एक सेल नहीं दिखाई पड़ रही है क्योंकि वो पीछे के साइड छुपी हुई है। दूसरा डायग्राम जो आपको दूसरा टाइप यहाँ पर देखने को मिलेगा, दूसरे टाइप का नाम है आइसो बाइलेटरल। आइसो मीन्स सेम, बाइलेटरल मीन्स अगल बगल, दोनों तरफ सेम, यानी कि इसका डायग्राम जो बनकर के तैयार होगा वो कुछ ऐसा बनकर के तैयार होगा। तीसरा जो टाइप है वो है डिकसेट, जिसका डायग्राम हमको सामने से कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। चौथा जो टाइप है इनके अरेंजमेंट का वो है टी शेप्ड। ये तो बहुत ही ईजी है, नाम से ही पता चल रहा है टी शेप्ड। टी शेप्ड। और पांचवा और लास्ट लीनियर, यानी कि एक सीधी लाइन में। So there could be a question, a short note, that how microsporogenesis takes place and what could be the arrangement of tetrads. So here is the answer. There could be 5 kind of arrangements: tetrahedral, isobilateral, decussate, T-shaped and linear. चलिए फटाफट हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आगे इसके बाद में हमें कौन सा टॉपिक देखने को मिलने वाला है। ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का पूरा डायग्राम फिर से है। यहाँ से पॉलन ग्रेन, जो मदर सेल, हमारी पॉलन ग्रेन मदर सेल यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रही है। यही पॉलन ग्रेन मदर सेल देखिए माइटोसिस करने के बाद में इस तरह से हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर आपको माइक्रोस्पोर्स दिखाई पड़ रहे हैं। ये माइक्रोस्पोर्स रिलीज हो रहे हैं, पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन होने के बाद में यहाँ पर आपको ये पॉलन ग्रेन्स जो थे इसमें देखिए 2 तरह के न्यूक्लियस दिखाई पड़ रहे हैं, दैट इज़ वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड डीजेनरेटिव न्यूक्लियस। डीजेनरेटिव न्यूक्लियस और जेनरेटिव न्यूक्लियस एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और यही आगे चल करके जर्मिनेट करने वाले हैं, जहाँ पर आपको वेजिटेटिव जो न्यूक्लियस है ये मिलेगा ट्यूब बनाता हुआ, और जेनरेटिव या जर्मिनेट जो जेनरेटिव न्यूक्लियस है या जेनरेटिव सेल है ये आपको मिलेगी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन करती हुई। ये जो डायग्राम में हरा वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये एक्चुअली स्टिग्मा दिखा रहा है, ठीक है। इसके नीचे स्टाइल होगी और उसके नीचे ओवरी होगी, और ये जो पार्ट हमें दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे हम पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट होते हुए देख रहे हैं, यही है हमारा मेल गैमेटोफाइट। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। फटाफट हम आगे चल रहे हैं और एक छोटा सा डायग्राम हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो कि शॉर्ट में हमें बनाने के लिए भी आ सकता है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलन ग्रेन। तो एक पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में 2 लेयर्स होती हैं, आउटर हार्ड कवरिंग दैट इज एक्साइन, इनर सॉफ्ट कवरिंग दैट इज इंटाइन। इसका जो डायमीटर है वो 0.025 मिलीमीटर से लेकर के 0.115 मिलीमीटर तक होता है। बहुत ही छोटा सा हमको यहाँ पर पॉलन ग्रेन देखने को मिलेगा। प्लस पॉलन ग्रेन में अगर हम लोग देखेंगे तो हमको यहाँ पर 2 चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जेनरेटिव न्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे, और दोनों का फंक्शन हम लोग ऊपर अभी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हमको कुछ पोर्स दिखाई पड़ते हैं जो कि जर्म पोर है। यही वो पोर है जहाँ से ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करने वाला है और जर्मिनेट करके मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होने वाला है। मेल गैमेटोफाइट जो हमने देख लिया है, यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स बन करके तैयार हो रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में, वो जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसका डेहेसेंस भी हमको देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से ओपन हो सकता है और किस तरह से रिलीज हो सकते हैं, किस तरह से रिलीज हो सकते हैं पॉलन ग्रेन्स। तो उसके लिए जो प्रोसेसेस हैं वो हैं लॉन्गिट्यूडिनल, पोरस, ट्रांसवर्स एंड वॉल्व्यूलर। और इस तरह से हमारे मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन और हमारे पॉलन ग्रेन का रिलीज जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम से है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और हम लोग पहुंच रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर हम लोग देखेंगे तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि इसका जो टेक्निकल टर्म है वो है गायनोशियम, और गायनोशियम के 3 पार्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो कि है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और ओवरी के अंदर ही हमको देखने को मिलता है ओव्यूल। अब अगर हम लोग इसमें और भी थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं और हम लोग ओव्यूल या
मेगास्पोरेंजियम की बात करते हैं तो हमको जो डायग्राम है उसमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि फ्यूनिकल, हाइलम, इंटेग्यूमेंट्स, एम्ब्रियोसैक, चलाजा, माइक्रोपाइल। तो ये सारे नाम हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ नंबर्स ही डिनोट किए हैं, यहाँ पर नाम नहीं लिखे हैं कोई भी। ये नाम इसलिए नहीं लिखे हैं ताकि आप एक बार खुद से भी प्रैक्टिस कर सकें। अभी अभी मैंने सारे नाम बोल दिए हैं, एक बार इसकी आप प्रैक्टिस खुद भी करिएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी डायग्राम को थोड़ा सा और अंदर चल करके हम देख रहे हैं, और अगर हम सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोसैक पे कंसंट्रेट करते हैं तो हमको वहाँ पर कुछ ऐसा डायग्राम देखने को मिलता है। ये डायग्राम किस तरह से बन करके तैयार हो रहा है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग एम्ब्रियोसैक के डेवलपमेंट को अभी थोड़ी देर बाद वापस से आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ ओव्यूल पे। तो जो टाइप ऑफ ओव्यूल बनाया गया है, टाइप ऑफ ओव्यूल जो बनाया जाता है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ सिंपल सा ये है कि माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकल, दैट इज माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकल, ये तीन चीज़ों का अरेंजमेंट किस तरह से है, यानी इनकी जो पोजीशनिंग है वो किस तरह की है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम ध्यान में रखते हुए टाइप ऑफ ओव्यूल देखते हैं। ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस एंड सर्सिनीट्रोपस। और इन सभी के जो टाइप्स हैं, इन सभी का एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, तो इसको आप एक एक बार ज़रूर पढ़िएगा और याद करने की कोशिश करिएगा ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो सकें। ऑर्थोट्रोपस का एग्जाम्पल है पॉलीगोनम, एनाट्रोपस इज पी, हेमीट्रोपस इज रेननक्यूलस, कैम्पाइलोट्रोपस इज कैपेरिडेसी, एम्फीट्रोपस इज ऑरेंज और लेमन, सर्सिनोट्रोपस इज कैक्टस। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर हमने अरेंजमेंट जो बना हुआ है उसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दे दिया है, जिसमें से सबसे पहले वाले को अगर आप ठीक से देखें तो बहुत ही इजी डायग्राम है। यहाँ पर आपको ये तीनों का अरेंजमेंट एक ही लाइन में देखने को मिल रहा है। माइक्रोपाइल हमारा वो भी यहीं पे है, एम्ब्रियोसैक भी हमारा यहीं पे है, और फ्यूनिकल भी हमारा सीधे उसी की लाइन में आ रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। ध्यान दीजिएगा, मेगास्पोरोजेनेसिस जिस तरह से हो रही है बिल्कुल लगभग उसी तरह से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी हुई थी, लेकिन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में किसी भी तरह का कोई भी जेनेटिक सिलेक्शन नहीं था। माइक्रोस्पोर मदर सेल से एक माइक्रोस्पोर मदर सेल मायोसिस करके 4 माइक्रोस्पोर्स बना रही थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। 4 बनने वाले मेगास्पोर्स में से 3 मेगास्पोर्स डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे और केवल एक ही मेगास्पोर होगा जो कि डेवलप होगा और आगे चल करके एग सेल का फॉर्मेशन वही करने वाला है। तो जैसा कि वहाँ पे हम लोगों ने देखा था, बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। आउटर साइड में हमको सबसे पहले तो कुछ सेल्स होंगी जो एक्टिव हो जाएंगी, जिन्हें हम प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल कहेंगे। उस प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल का फिर से माइटोटिक डिवीजन होगा और 2 सेल्स बनेंगी। आउटर साइड पे प्राइमरी पैराइटल सेल बनेगी और इनर साइड पे स्पोरोजिनस सेल हमको देखने को मिलेगी। पैराइटल सेल एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन से बहुत सारी लेयर्स बनाएगी, और जो हमारी स्पोरोजिनस सेल्स थी यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल थी वो हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाएगी। तो वो जो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल ने जो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाए हैं उसमें से 3 डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे, 1 बचा रह जाएगा और वही हमारा कहा जाएगा फंक्शनल मेगास्पोर। आगे चल करके फंक्शनल मेगास्पोर फिर से सेल डिवीज़न कर रहा है, और देखिए इसने यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 न्यूक्लियस बनाए, और ये जो 4 न्यूक्लियस हैं इनमें फिर से एक डिवीज़न हुआ है, और फाइनली 4 न्यूक्लियस ऊपर और 4 न्यूक्लियस नीचे के पोल पर हमको देखने को मिल रहे हैं। इन पोल्स में से दोनों साइड से एक न्यूक्लियस हमारा पोल्स से हट करके बीच में आ जाएगा, और यहाँ पर ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई मिलेंगे और बनाएंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस। इस साइड में जैसा कि हमारा डायग्राम दिखा रहा है, ऊपर एग अपरेटस है। एग अपरेटस में एक सेल हमारी एग सेल है, बाकी की 2 सेल हमारी जो हैं वो हैं कंपेनियन सेल्स, और इसके ऑपोजिट पोल पर जो 3 सेल्स हमको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं इन्हें हम कहेंगे एंटी
पोडल सेल। और इस तरह से हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। एक बार इसी डायग्राम को हम फिर से ध्यान से देख लेंगे तो ये हमारे ओव्यूल का डायग्राम दिखाई पड़ रहा है हमें। ये हमारा माइक्रोपाइल है, ये हमारा चलाजा है। यहाँ फ्यूनिकल को इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि जो कंसंट्रेशन है वो हमारे एम्ब्रियो सैक के डायग्राम पर चल रहा है। फिर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है माइक्रोपाइल के एंड की तरफ एग एपरेटस, जहाँ पे 2 साइनर्जिड्स या कंपेनियन सेल्स हैं जो कि ये हैं। एक हमारा एक सेल है जो कि ये है। इसके अलावा हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक पोलर न्यूक्लियाई इन सेंट्रल सेल। अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पर n + n = 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो चुका है। इस पॉइंट को हम ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे चल कर के ये कॉन्सेप्ट हमें काम आने वाला है। और चलाजा एंड की तरफ में हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ 1, 2 और 3 एंटीपोडल सेल्स मौजूद हैं। अगर हम स्पोर की बात करते हैं तो स्पोर की प्रेजेंस के बेसिस पे हम गैमेटोफाइट के 3 टाइप कर सकते हैं, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। हालांकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं हम लोग अब। और हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक जो कि हमारे फर्टिलाइजेशन से थोड़ा सा हट करके है। इसको बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हमें इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रहेगी तो हमें आराम रहेगा। टॉपिक का नाम है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस। सो बेसिकली किसी भी स्टॉक पर या स्टेम के किसी ब्रांच पर फ्लावर्स का जो भी अरेंजमेंट हमको देखने को मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से मिल रहा है या इस तरह से मिल रहा है या इस तरह से मिल रहा है, इसकी ही स्टडी को हम कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। तो अगर हम इनफ्लोरेसेंस के टॉपिक को डिग से देखना चाहें तो हमें पता चलता है कि on the basis of the presence of pattern of flowers on a stalk or stem is inflorescence, and it can be divided into 4 major categories, that is racemose, cymose, special and compound. ओके, so इसमें मैंने ये सारे नाम लिखे हुए हैं, इनमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके सिलेबस के हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत डेप्थ में आकर के क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बस फटाफट से आप इन सभी टॉपिक्स में ये जो मैंने आपको टाइप बताए हैं, इन टाइप में आप सिर्फ और सिर्फ इनके नाम एक बार देख लीजिए, और मैं एक अलग से लेक्चर पूरा बना दूंगा इन्फ्लोरेसेंस का। अगर आपको इन्फ्लोरेसेंस बिल्कुल भी नहीं आता है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग उस लेक्चर को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लोरेसेंस के टाइप और उसके सब टाइप्स के नामों के जिक्र पर जाएंगे और हम सीधे आगे बढ़ जाएंगे। तो रेसिमोस जो टाइप है उसमें हम लोग देखते हैं कि हमें उसकी 3 सब कैटेगरीज मिलती हैं। मेन एक्सिस फ्लैट हो रही है, मेन एक्सिस शॉर्ट हो गई है और मेन एक्सिस इलोंगेटेड है। अगर मेन एक्सिस फ्लैट हो गई है तो उसका टाइप है कैपिटुलम, मेन एक्सिस शॉर्टेंड है तो कोरिम्ब एंड अम्बेल, मेन एक्सिस इलोंगेटेड है तो रेसिम, स्पाइक, स्पाइकलेट, कैटकिन एंड स्पेडिक्स। उसके बाद में हम लोग पहुंच जाते हैं सेकंड टाइप पे जो कि साइमोस है। उसी तरह से साइमोस भी 3 टाइप में है, यूनिपेरस साइम, डाइकेसियल एंड पॉलीकेसियल साइम। Uniparous cyme can be of 2 types, that is helicoid and scorpoid. स्पेशल में अगर आ जाते हैं तो हमको यहाँ पर 3 सब कैटेगरीज देखने को मिलती हैं, that is सायंथियम, वर्टिसेलेस्टर, हाइपेंथोडियम। और कंपाउंड में, जैसा कि नाम है, कंपाउंड में हमको यही टाइप एक मिक्स पैटर्न में देखने को मिलेंगे, जैसे कंपाउंड रेसिम्स, कंपाउंड स्पाइक्स, कंपाउंड स्पेडिक्स, कंपाउंड कोरेम्ब, कंपाउंड अम्बेल। सो ये इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स हैं। बस हम लोगों को यहीं तक ही देखना है, हम लोग बस आगे बढ़ेंगे अब और हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे। ये यहाँ पे इसका डायग्राम भी
दिया हुआ है। तो आप लोग एक बार पॉज करके सारे नाम और सारे डायग्राम को स्टडी कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं जिसका नाम है पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन के डेफिनेशन के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा फॉर फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पॉलिनेशन, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। देखते हैं टाइप ऑफ पॉलिनेशन कौन कौन सा है। तो टाइप ऑफ पॉलिनेशन दो टाइप का हमको देखने को मिलता है। सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि जहाँ से पॉलन ग्रेन्स आए हैं वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुँचाए जा रहे हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन जहाँ पर दूसरे फ्लावर का यूज़ किया जा रहा है। लेकिन हम लोगों को ये भी देखना होगा या हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि सेल्फ पॉलिनेशन कराने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन वाला टॉपिक है इसमें हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए फ्लावर में किस किस तरह की कंडीशंस मौजूद होनी चाहिए, या सेल्फ पॉलिनेशन कराने के लिए फ्लावर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलनी चाहिए, तभी सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। तो इस बात को समझने के लिए देखिए, सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन, अगर सेल्फ पॉलिनेशन कराना है तो हमें उसी फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों ही तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स चाहिए। यानी कि जो फ्लावर है उसमें हमको बाइसेक्सुअलिटी या हर्माफ्रोडिटिज्म देखने को मिलना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है दैट इज़ होमोगेमी। इसको कहने का मतलब ये है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पॉलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से जो एग सेल डेवलप हो रही है, उसके डेवलपमेंट का जो फेज़ होना चाहिए, जो टाइम होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, ताकि दोनों सेम टाइम पे मैच्योर हो सकें और उनमें फर्टिलाइजेशन कराया जा सके। और थर्ड वन, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लिस्टोगेमी। सो क्लिस्टोगेमी कहने का मतलब ये है कि ये फ्लावर कभी भी ब्लूम नहीं करेंगे, ये कभी भी खेलेंगे नहीं, क्योंकि ये ओपन नहीं होंगे तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होने की कोई भी उम्मीद पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। इसका एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है, जैसे कोमेलाइना इसका एक एग्जाम्पल है, वायोला इसका एक एग्जाम्पल है, एरेकिस यानी कि मूंगफली इसका एक एग्जाम्पल है, ऑक्जेलिस इसका एक एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल्स भी आपको थोड़े से पता होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आ रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन, और अब हम देखेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन जो हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन को कराने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास उस फ्लावर में होनी चाहिए। तो सबसे पहले होना चाहिए कि या तो ये जो फ्लावर है यहाँ पर होनी चाहिए यूनिसेक्सुअलिटी, यानी कि ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जहाँ पे जो फ्लावर है उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग फ्लावर्स में होने चाहिए। लेकिन मान लीजिए यदि ऐसा हो जाता है जैसे किसी एक प्लांट में मेल और फीमेल दोनों ही तरह के फ्लावर एक ही प्लांट पर लगे हुए हैं, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, लेकिन वो तब होगा जब फ्लावर दोनों अलग अलग होंगे, भले ही वो सेम प्लांट में मौजूद हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि फ्लावर मेल अलग प्लांट में है और फीमेल अलग प्लांट में है, तो फिर तो सेल्फ पॉलिनेशन होना संभव ही नहीं रह जाता, क्योंकि दोनों प्लांट ही अलग अलग हो चुके हैं। दूसरा पॉइंट इसमें होना चाहिए दैट इज सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी या इनकम्पैटिबिलिटी कहने का मतलब है कि यदि गलती से पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच भी जाता है तो वो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन ना करा पाए, यानी कि वो फ्लावर अपने ही पॉलन ग्रेन के लिए स्टेराइल होना चाहिए, इनकम्पैटिबल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज डाइकोगेमी। डाइकोगेमी कहने का मतलब ये है कि ऐसे टाइम में मेल और फीमेल गैमीट दोनों का जो मैच्योरेशन का टाइम है, जो फेज़ है, वो डिफरेंट होना चाहिए। जब मेल गैमीट मैच्योर है तब फीमेल गैमीट मैच्योर नहीं है, और जब फीमेल गैमीट मैच्योर है तो मेल गैमीट मैच्योर नहीं है। ऐसे करने से क्रॉस पॉलिनेशन ही हो पाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन की उम्मीद खत्म हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ हेट्रोमॉर्फिज्म। हेट्रोमॉर्फिज्म ये कहता है कि इसमें जो अरेंजमेंट है, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए कि सेल्फ पॉलिनेशन ना होने पाए, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन संभव नहीं हो। इसके एग्जांपल में प्राइमरोज का एग्जांपल बहुत दिया जाता है, तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखेंगे कि हेट्रोमॉर्फिज्म में प्राइमरोज बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। नेक्स्ट टॉपिक है हेरकोगेमी। हेरकोगेमी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर जो हमारा जो स्टिग्मा है, यानी स्टाइल हमारा इतना लंबा हो गया कि स्टिग्मा काफ़ी ऊंचाई पे हो गया और जो हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं वो काफ़ी नीचे लगे हुए हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर ये फ्लावर है तो स्टाइल हमारा इतना लंबा, उसके ऊपर ये हमारा स्टिग्मा लगा है और हमारे जो
स्टेमेंस हैं वो छोटे छोटे से यहाँ पे लगे हुए हैं, तो यहाँ से पॉलन ग्रेन इधर तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं और इस वजह से सेल्फ पॉलिनेशन होना संभव नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट इज सेल्फ पॉइजनिंग। सेल्फ पॉइजनिंग कहने का मतलब ये है कि यदि गलती से कहीं पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं तो वो एज अ पॉइजन काम करने लगेगा, और अगर एज अ पॉइजन काम करने लगेगा तो फ्लावर की इवेंचुअली डेथ हो जाएगी, और इस प्रोसेस को हम लोग सेल्फ पॉइजनिंग कहते हैं। इसका एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ऑर्किड्स। तो ध्यान रखेंगे हम लोगों को एग्जाम्पल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि डेफिनेशंस तो बहुत ही आसान हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कठिनाई हमें नहीं होने वाली है। ठीक है, हम लोग फटाफट आगे चल रहे हैं। अगला टॉपिक बहुत ही आसान है, जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। एनिमोफिली, एनिमल से, हाइड्रोफिली, वाटर से, जूफिली, सॉरी एनिमोफिली इज़ फ्रॉम एयर, हाइड्रोफिली इज़ फ्रॉम वाटर, zoophily is from animals, and last is artificial, that is जो हम करा रहे हैं, आर्टिफिशियली करा रहे हैं, ज़बरदस्ती करा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्टिलाइजेशन। इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन टॉपिक में हमारे सामने एक साथ दो टॉपिक्स आ जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज fertilization, and it is the characteristic feature of sexual reproduction. Next point is steps involved in case of flowering plants. So सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि स्पोरोजेनेसिस होनी चाहिए, मेगा स्पोरोजेनेसिस और माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में होगा जब पॉलिन ग्रेन पॉलिनेशन के बाद में स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे तो होगा जर्मिनेशन और बनेगा मेल गैमेटोफाइट, और उसके बाद में बनेगी एक पॉलन ट्यूब जिसको बना रहा है हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस पॉलन ग्रेन से। और वो जो पॉलन ट्यूब बन के चली है वो पॉलन ट्यूब तीन तरीके से हमारे एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर सकती है, दैट इज़ पोरोगैमी, चलाजोगैमी एंड मीजोगैमी। यदि माइक्रोपाइलर एंड से एंटर कर रही है तो पोरोगैमी, चलाजा के एंड से एंटर कर रही है तो चलाजोगैमी, और इसके अलावा कहीं से इंटेग्यूमेंट वगैरह के साइड से अगर कहीं से एंट्री हो रही है पॉलन ट्यूब की तो हम उसको कहेंगे मीजोगैमी। और लास्ट में जब एंट्री हमारी पॉलन ट्यूब की हो जाएगी एम्ब्रियो सैक में तो वहाँ पे फ्री हो जाएंगे दो मेल गैमीट्स, टू मेल गैमीट्स। ध्यान रखेंगे इस बात को आप लोग, दो मेल गैमीट यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं और ये दोनों मेल गैमीट मिलकर के फर्टिलाइजेशन करेंगे। चूँकि मेल गैमीट दो रिलीज हो रहे हैं इसलिए फर्टिलाइजेशन भी दो बार होगा, और इसे ही हम कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। तो इस बात को थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को। जैसा कि हम लोग यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम में पढ़ रहे थे कि एक हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है एग सेल और दूसरा हमें यहाँ देखने को मिल रहा है पोलर न्यूक्लियाई। तो जो दो हमारे पास मेल गैमीट्स आ रहे हैं उसमें से एक मेल गैमीट एग के साथ में फर्टिलाइजेशन करेगा और दूसरा मेल गैमीट हमारे पोलर न्यूक्लियाई जो सेंट्रल सेल में है वहाँ से फर्टिलाइजेशन करेगा। तो एंड रिजल्ट हमारा जो मिलके तैयार हो रहा है वो ये तैयार हो रहा है कि एग वॉज हैप्लॉइड बट पोलर न्यूक्लियाई वॉज डिप्लॉइड। सो इवेंचुअली जो हमारा एंड प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा बन करके तैयार हो रहा है। ये जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो रहा है दैट इज जाइगोट, और ये जो ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो रहा है ये है हमारा एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म ही आगे चल करके इस डेवलपिंग जाइगोट को न्यूट्रिशन देगा और इसके डेवलपमेंट में इसकी हेल्प करेगा। तो यही प्रोसेस कहा जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन। अब जब ये फर्टिलाइजेशन हो गया है तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होने चाहिए, यानी एम्ब्रियोजेनी होनी चाहिए। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एम्ब्रियोजेनी इन डाइकॉट्स एंड एम्ब्रियोजेनी इन मोनोकॉट्स। फिर अगर हम और आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि एंडोस्पर्म जो हमारा बन करके तैयार हो रहा है वो किस तरह से डेवलप हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, ये एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है जो डेवलप होगा और ये एक ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर है जो डेवलप होगा। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के बेसिस पे तीन तरह का हो सकता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म एंड हेलुबियल एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे ये सेल्यूलर डिवीज़न या न्यूक्लियर डिवीज़न के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सीड। सीड जो हमारा बन करके तैयार हो रहा है ये एम्ब्रियोजेनी में,
इसमें जो ये सीड है, ये सीड डेवलपमेंटल बेसिस पे दो टाइप का हो सकता है। अगर सीड के डेवलपमेंट करने के बाद में एंडोस्पर्म हमारा पूरा यूटिलाइज नहीं होता है, थोड़ा सा बचा रह जाता है, तो इस तरह के सीड को हम एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे। और अगर ऐसा होता है कि एंडोस्पर्म पूरी तरह से यूटिलाइज हो गया यानी ख़त्म हो गया, तो इस तरह के जो सीड बन करके तैयार हो रहे हैं, इन सीड्स को हम कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एंडोस्पर्म हॉस्टोरिया, यानी कि ये वो जगह है जिसमें से हम लोग देखते हैं कि जो हमारा जो डेवलपिंग जो सीड है वो किस तरह से न्यूट्रिशन ले रहा है, वो किस तरह से अटैच हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं हॉस्टोरिया। तो एंडोस्पर्म हॉस्टोरिया को अगर हम देखेंगे तो ये 3 तरह का है, जैसा कि हम लोगों ने अभी नाम पढ़ा था, चलाजा, माइक्रोपाइल और माइक्रोपाइलर चलाजल एंड। 3 एंड हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यदि हॉस्टोरिया जो हमारा आकर के तैयार हो रहा है, अगर ये चलाजा के पार्ट से है तो चलाजल, माइक्रोपाइलर एंड से है तो माइक्रोपाइलर, और अगर दोनों में ही हमको देखने को मिल रहा है तो फिर हम इसको बोलेंगे माइक्रोपाइलर चलाजल हॉस्टोरिया। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये आपको याद नहीं हो रहा है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारे चैप्टर यहाँ से एंड पे आ रहा है। ये डायग्राम हमारे चैप्टर के एंड को दिखा रहा है, जहाँ पे हम लोग ये फिर से एक बार समरी को देखने वाले हैं कि क्या होने वाला है। एक फ्लावर है, चूँकि फ्लावर है तो ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। इस फ्लावर में होने चाहिए कुछ इसके पार्ट्स। 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, प्राइमरी और एक्सेसरी। प्राइमरी में एंड्रोशियम और गायनोशियम आने वाला है, एक्सेसरी में कैलिक्स और कोरोला आने वाला है। कहीं कहीं पे हमें पेरियंथ भी देखने को मिलने वाला है। एंड्रोशियम, एंथर, मायोसिस होगी तो माइक्रोस्पोर्स बनने वाले हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ओव्यूल, ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, और यहाँ पर अगर मायोसिस होने वाली है तो हमारे पास एग सेल बनने वाली है। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। और 2 स्ट्रक्चर्स बनने के साथ साथ हमको यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद भी 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स पढ़ने को मिलते हैं। ये माइक्रोस्पोर जब हमारा स्टिग्मा पे पहुँचता है तो वहाँ जर्मिनेट करता है और बन करके तैयार होता है मेल गैमेटोफाइट। आगे चल करके हम देखते हैं कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, 2 मेल न्यूक्लियस अंदर पहुँचेंगे। चूँकि फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है इसलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में 2 स्ट्रक्चर बनेंगे। एक स्ट्रक्चर हमारा जाइगोट बनेगा और दूसरा स्ट्रक्चर हमारा बन करके तैयार होगा एंडोस्पर्म, जिसका काम है फूड की सप्लाई करना। और लास्ट में होगा हमारे सीड का जर्मिनेशन, और ये सीड जर्मिनेट करके फिर से एक नए प्लांट को जन्म देगा, जो मैच्योर होने के बाद फ्लावरिंग फेज़ में आएगा और वहाँ से फिर से फ्लावर्स बनेंगे और एक बार फिर से गैमेटोजेनेसिस होगी, पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और एम्ब्रियोजेनी होगी। तो ये इस चैप्टर की समरी थी, बहुत ही इजी तरीके से समझाई है। फटाफट से इसका रिवीजन करिए और उसके बाद में अपनी बुक को खोलिए और सारे टॉपिक्स को एक बार अच्छे से पढ़िए और आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प मिलने वाली है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। रैपिड रिवीजन है इसलिए बहुत डिटेलिंग में हम नहीं गए हैं। कुछ टॉपिक्स अगर किसी को समझ में नहीं आए हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिए, मैं उन टॉपिक्स के लिए अलग से डिटेल्ड वीडियोस बना करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन फ़िलहाल समरी के लिहाज से इस चैप्टर में कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऐसा नहीं है जो छूट गया है। सिर्फ इतना ही पढ़ लीजिए, आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको ना आता हो। थैंक यू वेरी मच।